स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया कि सबसे पहले आपको अपना स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, आपको काम सीखने पे ध्यान देना है। जब भी आपका स्किल डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद से आपका सेकंड फेज़ चालू होता है, जहाँ से आपको अर्निंग चालू होने लगती है। जब भी आपका अर्निंग चालू होता है, जब भी आपके पास पैसे आने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है जब पैसे आएंगे तो खर्चे ऑटोमेटिक बढ़ने लगते हैं। लेकिन उस टाइम पे आपको विशेष करके ध्यान देना है कि खर्चे हम अपना कंट्रोल करें, खर्चे को अपना मिनिमाइज करें। जो हमें ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उसी पे पैसे इन्वेस्ट करें, और जो ज़रूरी नहीं है उस पे हम पैसे खर्च ना करें। जब भी हम पैसे खर्च नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसे बचेंगे, फिर हम उस बचे हुए पैसे को सेविंग करेंगे। क्योंकि आपका कितना भी फेवरेट काम क्यों ना हो, आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना करते हो, लेकिन एक समय आता है जहाँ पे आप फिजिकली वर्क करते हैं, उस काम को हम ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपका हेल्थ कंडीशन सही ना हो सकता है आपका फैमिली प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि आपको कंपनी जॉब से निकाल दे। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो सेविंग है, वो सेविंग ही आपको प्रोटेक्ट करता है। फिर सवाल निकल के आता है, हमें सेविंग कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? क्योंकि पैसे, काम सीख लिए, पैसे कमाने लगे, पैसे बचा भी रहे हैं, लेकिन पैसे बचाने के बाद से जो बचा हुआ पैसा उसको हम कैसे सेव करें? तो पैसे सेव करने के लिए सबसे मेन 3 जगह होता है। पहला, या तो आप बैंक में जमा कीजिए। दूसरा, या तो आप प्रॉपर्टी में जमा कीजिए, प्रॉपर्टी खरीदिए। तीसरा, या तो आप गोल्ड खरीदिए। तो चलिए एक एक को हम विस्तार से जानते हैं। यदि हम अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, और बैंक में विशेष करके चालू खाते में रखते हैं, तो आपको पता है चालू खाते में 2.5 से 3% का सालाना इंटरेस्ट मिलता है। जबकि जो हमारा इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 6% से बढ़ती है। तो यदि 1 लाख रुपया आप अपने चालू खाते में रखे हैं, तो अगले साल वो 1,03,000 होगा। लेकिन जो उसका परचेसिंग पावर है वो 96,000 हो जाएगा। जो उसका परचेसिंग पावर 96,000 हो जाएगा, क्योंकि जो 1,03,000 आपका बचा, वो 96,000 तक ही आप सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि महंगाई उतना बढ़ जाएगी। और वहीं बात करें, यदि हम एफडी करते हैं, तो एफडी करने में आपको 6% देता है बैंक वाला ब्याज, 6 से 7%। जो हमारा इन्फ्लेशन ही उतना बढ़ता है। तो कुल मिला के आपको एफडी करेंगे तो आपका जो पैसा है, बस आपका पैसा उतना ही रहेगा। हाँ, अगले साल आपका 1,06,000 या 7,000 हो जाएगा, लेकिन जो उसका परचेसिंग पावर है वो 1 लाख के बराबर ही रहेगा, क्योंकि 6% इन्फ्लेशन उसको माइनस करना पड़ेगा। तो कुल मिला के बैंक में रखना हमारे समझ से एक गलत डिसीजन है। वैसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बैंक में मत रखिए, लेकिन बैंक में रखना सही नहीं है। फिर उसके बाद से सवाल निकल के आता है कि आखिर हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें? तो अगला नंबर आता है प्रॉपर्टी का। आप किसी अच्छे लोकेशन पे ज़मीन लीजिए, घर लीजिए, क्योंकि ज़मीन का जो कीमत है वो हर टाइम बढ़ते रहता है। तो ज़मीन लेना सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन ज़मीन खरीदने में भी एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब भी आप ज़मीन खरीदेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा अमाउंट की ज़रूरत होता है, एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है। यदि हमारे पास उतना पैसा है तो अच्छा है, ज़मीन ले सकते हैं। लेकिन ज़मीन खरीदने में एक और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़मीन का अच्छे तरह से जांच परख करना पड़ेगा। ज़मीन जो हम ले रहे हैं वो कैसा है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई अनलीगल ज़मीन ले लेते हैं, तो वहाँ पे उनका पैसा पूरा डूबने का चांस रहता है। तो ज़मीन खरीदने में आपको विशेष करके ज़मीन के बारे में पूरी जानकारी लेना पड़ेगा, और एक ह्यूज अमाउंट लगेगा। तो अब सवाल आता है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम एक ह्यूज अमाउंट से ज़मीन ले सकें। तो फिर प्रश्न निकल के आता है कि आखिर हम अपने पैसे को अब कहाँ सेव करें, क्योंकि ज़मीन लेने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। जबकि ज़मीन एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पैसे ज़्यादा चाहिए, और उसके लिए ज़्यादा जांच
पड़ताल की ज़रूरत पड़ती है, जो सबके बस की बात नहीं होती है। फिर अगला नंबर निकल के आता है कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अधिकतर गांव में लोग ज्वेलरी लेते हैं। यदि आप इन्वेस्टिंग पर्पज़ से ज्वेलरी ले रहे हैं तो आपके लिए घाटे की सौदा है, क्योंकि ज्वेलरी लेने में आपको जीएसटी, मेकिंग चार्ज, सेस, तरह तरह के अनेक प्रकार के टैक्स लगते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी घाटा हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज्वेलरी मत लीजिए। हाँ, यदि आप शौक़ के लिए ज्वेलरी ले रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से आप पैसे को सेव कर रहे हैं, ज्वेलरी में लगा रहे हैं, तो आप ज्वेलरी मत लीजिए। आप गोल्ड का बिस्किट लीजिए जो 24 कैरेट का आता है। लेकिन उसमें भी एक रिस्क होता है, क्योंकि चोरी का रिस्क, खोने का रिस्क और मिलावट होने का रिस्क, ना जाने बहुत तरह का रिस्क होता है। तो इसके लिए आपको सबसे सेफ़ और सिक्योर और कम से कम पैसे में इन्वेस्ट करना है गोल्ड में, तो आप डिजिटल गोल्ड कीजिए। डिजिटल गोल्ड आपको पता है वो पेपर पे मिलता है। आपका गोल्ड जो है वो पेपर पे ही रहेगा। आपको ख़रीदना हो पेपर पे ही ख़रीदेंगे, बेचना हो पेपर पे ही बेचेंगे। डिजिटल गोल्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपको तरह तरह का टैक्स देना नहीं पड़ता है। सेकंड बेनिफिट ये होता है कि खोने का डर नहीं रहता है। अगला बेनिफिट ये है कि इसमें चोरी होने का डर नहीं रहता है। आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, डिजिटल गोल्ड में, तो सेफ़ है और इसको आप जब चाहें तब बेच सकते हैं, जबकि प्रॉपर्टी आप जब चाहें तब नहीं बेच सकते। आप बैंक में एफडी किए हैं, यदि आपका एफडी मैच्योर नहीं हुआ है तो आप उसको पैसे निकालेंगे तो आपको जो पैसा है वही मिलेगा, आपका जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबसे सेफ़ है डिजिटल गोल्ड। लेकिन डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अभी डीमैट अकाउंट कैसे खुलता है इसके लिए हम आगे बात करेंगे। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद से आपको आप अपना जो डिजिटल गोल्ड है उसको बाई और सेल कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट से आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड आजकल बहुत पॉपुलर है। तो इसलिए आपको डिजिटल गोल्ड या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना है तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। अब डीमैट अकाउंट से आप शेयर मार्केट में भी काम कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको शेयर मार्केट में काम करना है तो आपको सबसे पहले शेयर मार्केट की जो टेक्निक है, जो शेयर मार्केट की बारीकियाँ हैं, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा कमाई होती है, लेकिन उससे ही उसका रिस्क भी होता है। इसके लिए स्टॉक मार्केट में जाने से पहले आप प्रॉपर नॉलेज लीजिए, फिर उसके बाद से स्टॉक मार्केट में काम कीजिए। अब यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। ओके फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।